स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट की एक्सरसाइज सॉल्व डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 18 पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कॉन्टेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। मतलब ये है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर फिल करा है और एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन है, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसमें कौन सा सोल्यूशन है और आपको रेड लिटमस पेपर दे दिया गया, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में किस टाइप का सोल्यूशन भरा हुआ है। आप इंडिकेटर बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, चैप्टर में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, इंडिकेट करते हैं। रेड लिटमस पेपर क्या चीज़ है, एक इंडिकेटर है। आप इसकी स्ट्रिप्स को काट कर तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब में आपने डिप करी, मान लीजिए रेड लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू, है ना, इट टर्न्स ब्लू, देन इट कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन। दिस इज़ द इंडिकेशन दैट, ये इंडिकेशन है, इशारा है कि अगर वो कलर ब्लू हो गया है रेड लिटमस पेपर का, तो इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक है। अगर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डिप किया, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड ही रहा, कोई ब्लू नहीं, कोई ग्रीन नहीं, कुछ कलर नहीं, तो ये एसिडिक सोल्यूशन है। क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डुबोने पर कलर चेंज नहीं होता। और तीसरी टेस्ट ट्यूब, अब उसके अंदर डिप करके देखिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब एक बहुत ही हल्का सा चेंज तो हो सकता है, बट जनरली आपने रेड लिटमस पेपर डुबोएंगे तो इसका मतलब वो क्या है, डिस्टिल वाटर है। उसमें रेड डुबोइए चाहे ब्लू लिटमस पेपर को डिप कीजिए, दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं होता, बहुत स्लाइट सा चेंज होता है। तो इस तरीके से आप तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस में डिस्टिल वाटर है, किस में बेसिक सोल्यूशन है, किस में एसिडिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। हम सबके घरों में इन मेटल से बने हुए कुछ न कुछ वेसल्स, बर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रास का या जो कॉपर का बर्तन है, उसके अंदर हम क्यों नहीं डालते हैं खट्टी चीज़ों को, जैसे दही हुआ या कोई भी खट्टी चीज़ आपने बनाई है, उसे हम इन बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि कर्ड और जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। एंड वी नो दैट एसिड अटैक्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स। एसिड का काम क्या है, ज़्यादातर मेटल पे अटैक करता है एसिड। और दही हो या कोई भी खट्टा सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर में होता है ये। अगर आपने इन खट्टे चीज़ों को या दही को इन वेसल्स के, कॉपर और ब्रास के वेसल्स में रखा, तो ये क्या काम करेंगे, ये उस मेटल के साथ में टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीला सा कंपाउंड बना देते हैं, जिससे कि जो आपका फूड स्टफ है वो कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है, यानी कि वो जो है आपको फिर नहीं खाना है। तो इसलिए जो है ये टॉक्सिसिटी की वजह से हम वेसल के अंदर, कॉपर या ब्रास वेसल के अंदर खट्टी चीज़ों को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एग्जांपल के साथ बताइए और कैसे आप इस गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि सामने आपके एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स ले रखे हैं, रिएक्शन भी दिखा रखी है, और इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर रखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कंसनट्रेट नहीं, डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक के दाने ऐड कर दिए गए हैं। तो अब आप देखिए इसके अंदर रिएक्शन किस टाइप की हो रही है। मेटल के साथ में एसिड जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक को मिलाया गया तो क्या रिलीज़ हुआ है, आपको रिएक्शन भी बता रही है। H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस क्या बना है, H2, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक को जब मिलाया गया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई जो बाहर निकल जाएगी। आप अच्छी तरह से, मतलब जब भी इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको आपको शेक करते रहना होता है ताकि ये जो रिएक्शन है ये प्रॉपरली हो जाए। गैस प्रोड्यूस हुई है, अब इसको कैसे टेस्टिंग करेंगे आप। ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है
इट कैन बी पास्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन। इस गैस को आप सोप सोल्यूशन में से पास करेंगे और उसके बाद आप एक जलती हुई कैंडल इसके पास जब लेकर आएंगे जहाँ पर सोप बबल्स एकदम से उठ रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये सोप बबल्स बस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, फूटने लगते हैं। और ये जो सोप बबल्स जब बस्ट हो रहे हैं, इनके अंदर से हाइड्रोजन गैस भी एक पॉप साउंड होता है, उसके थ्रू, एक बहुत ही हल्की सी साउंड के थ्रू ये बाहर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, बल्कि बर्न होना शुरू हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज दैट इज़ रिलीज्ड बाय द पॉपअप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। मेटल कंपाउंड कोई ए है, कोई एक मेटल ए है, जिसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ जब रिएक्शन करवाया तो कुछ एफरवेसेंस, कुछ इस टाइप का स्मेल और झाग धुआं सा निकला है, एफरवेसेंस बोलते हैं इसको। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। ये जो गैस इसके अंदर से निकली है, जिसकी कि एफरवेसेंस जनरेट हुई है, ये गैस क्या काम करती है, बर्निंग, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इन्होंने एक चीज़ और बता दी, एक तो ये बताया कि जो गैस निकल रही है वो फायर को एक्सटिंग्विश कर रही है, ठीक है ना, बर्निंग कैंडल को बल्कि मतलब बुझा रही है। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई है कि दूसरा कंपाउंड जो निकल रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि 2 हिंट दे दिए। तो आपको ये बताना है कि क्या कौन सा मेटल कंपाउंड है जो जिसने रिएक्शन किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपको रिएक्टेंट में एक का नाम पता चल चुका है HCl, और प्रोडक्ट के अंदर एक का नाम पता चल चुका है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरी गैस का पता चल चुका है, जो गैस बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है, कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो CaCl2 CO2 2 पता चल चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हमने जिस कंपाउंड की करवाई है वो जो है हमें बताना है। तो नेचुरली हम इतना गैस कर सकते हैं कि कैल्शियम भी होगा उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी होगा। तो इससे मिलता जुलता क्या कंपाउंड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और वैसे भी हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। देख लीजिए, रिएक्शन भी आपके सामने लिखी हुई है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ भी हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिएक्ट्स विद द एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रही है। और इसके साथ में एक कंपाउंड और बन रहा है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस व्हाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये वाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है कि वाटर में जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो कर रहे हैं, जबकि इथेनॉल या ग्लूकोज जैसे जो सब्सटेंसेस है ये एसिडिक कैरेक्टर को नहीं शो करते। तो स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंजाइम, तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग, और ये जब घोले जाएंगे पानी के अंदर तो हाइड्रोजन आयन से जनरेट करते हैं। इसलिए इनके ये कौन सा करेक्टर शो कर रहे हैं, एसिडिक करेक्टर। जो हाइड्रोजन आयन जनरेट कर रहा है कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH जनरेट करता है वो बेसिक शो करता है, पर यहाँ पर आपको एसिडिक ही बताना है। और जो एथेनॉल या ग्लूकोज दूसरे कंपाउंड आपको दे रखे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जनरेट नहीं करते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं। HCl और HNO3 की तरह जो इथेनॉल और ग्लूकोज दिए गए हैं बाकी के 2 कंपाउंड्स, ये आयनाइज नहीं होते। आयनाइज नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड का बनाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब दोबारा बता देती हूँ, पानी में जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, वाटर
जिसके अंदर मिलाया जाता है जब एसिड के अंदर, तो वो एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? अगेन आंसर वही मिलता जुलता है कि जब भी कोई एसिड जो है वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है तो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज हो जाता है मतलब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो नेचुरली साथ में जो दूसरा आयन अटैच है एसिड के, वो भी आयन की फॉर्म में ही आएगा उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए HCl है, HCl को जब मिलाया गया पानी के अंदर तो स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल भी HCl जो है स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होगा तो H+Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में होगा, तो दोनों ही आयनाइज फॉर्म में हैं आयन्स। HNA3 हो चाहे HCl हो, किसी भी को भी देख लीजिए, जब ये स्प्लिट होंगे आयनाइज होंगे तो हाइड्रोजन आयन अलग होगा, साथ में जो दूसरा पार्टनर आयन है इनके वो भी नेगेटिव चार्ज के साथ अलग होगा। तो ये चार्ज्ड जो आयन्स या पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली इन एसिड्स के अंदर से कंडक्ट हो सकती है। ये जो चार्ज्ड आयन्स हैं, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन्स इन द सोल्यूशन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन? इट मतलब एसिड। एसिड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? ड्राई HCl गैस, यहाँ पर HCl सोल्यूशन की बात नहीं चल रही है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, तो आपने ये बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि एक्वस यानी कि पानी के अंदर वो आयोनाइज होता है, वैसे आयोनाइज नहीं होता है। तो ड्राई HCl गैस नहीं आयोनाइज होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, जबकि पानी में अगर घोलेंगे तो वो आयोनाइज होगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन आयन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं आएंगी। इसीलिए ड्राई HCl गैस अगर जो है वो आयनाइज नहीं होती, उसके अंदर अगर आपने लिटमस पेपर जो है वो डिप करा है या रखा है तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो करा। और क्यों नहीं शो करा है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकल नहीं रहा, आयनाइज वो एसिड जो है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? ये बहुत बड़ा सेफ्टी पॉइंट है, एक तरीके से आपको ध्यान भी रखना होगा कि केमिस्ट्री में जब आप कभी प्रैक्टिकल करें तो कभी भी एसिड बीकर में लेकर या कोनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें वाटर ऐड नहीं करना है। हमेशा वाटर के अंदर एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है कि डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब उसमें पानी मिला रहे हैं तो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को वाटर में ऐड कर सकते हैं लेकिन वाटर टू द एसिड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डाइल्यूशन जब भी आप एसिड का करते हो ना, यानी कि पानी जब मिलता है इसके अंदर एसिड के अंदर, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकलती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और अगर आपने वाटर ऐड किया है कंसनट्रेट एसिड के अंदर तो हीट इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो सोल्यूशन एकदम से उछल के आपके मुंह पर आ सकता है। बीकर या फ्लास्क जो कुछ आपके हाथ में वो टूट फूट हो सकती है और इंजरी हो सकती है बहुत ज़बरदस्त, और एक्सेसिव हीटिंग भी हो सकती है। तो इसलिए डाइल्यूशन किस तरीके से होता है? इट इज़ डन बाई एडिंग एसिड इनटू द वाटर, नॉट वाटर इनटू द एसिड, ना। तो पानी को एसिड में नहीं डाल सकते, एसिड को पानी में मिलाकर ही डाइल्यूशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जब एसिड और वाटर मिलते हैं, और अगर वाटर को एसिड में डाल दिया तो हीट बहुत ही लार्ज अमाउंट में जनरेट हो जाती है, जिससे बर्स्टिंग भी हो सकती है, पूरा का पूरा वेसल बस्ट हो सकता है आपके हाथ में जो है, जो बीकर वगैरह जो कुछ भी है, और दूसरी बात सारा सोल्यूशन मुंह पर गिर सकता है, और उसके अंदर सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट भी जनरेट हो सकती है, तो काफ़ी इंजरी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है प्रैक्टिकल करते टाइम, जब भी कभी हम किसी एसिड को यूज़ करते हैं उस टाइम पर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है H3O पॉजिटिव, H3O हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है। अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, हाइड्रोजन आयन किस जो कंसनट्रेशन है उसकी जो मात्रा है वो कैसे चेंज होती है अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं? क्या रेशियो है इसका? सिंपल सी बात है कि जब भी हम कभी किसी एसिड सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। जब किसी एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब क्या हुआ
एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। भाई जितना पानी मिलाते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ कम हो रही है, जितना ज़्यादा जो है कम पानी होगा उतना ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH है, हाइड्रोक्साइड आयन हैज़ अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और ज़्यादा बेस हम एक्सेस बेस मिलाते चले जा रहे हैं, भाई हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन इफेक्ट होगा जब हम किसी सॉल्यूशन में जो हमने घोल बना रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में, उसमें और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा OH आयन। सीधी सी बात है कि अगर आप जितना ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलाएंगे, जो हाइड्रोक्सिल आयन है उतना ही ज़्यादा जनरेट होता जाएगा। किस हिसाब से जनरेट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीज होता चला जाएगा। भाई ऑन डिजॉल्विंग एक्सेस बेस इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH फार्मूला है इसका, NaOH फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब आप इसको सोल्यूशन के अंदर और ज़्यादा ऐड करते चले जाएंगे तो इसका आपको पता है कि वाटर में जब हम घोलेंगे तो आयोनाइज होता है, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा, तो यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या जो है, कंसनट्रेशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम लगातार इंक्रीज़ होती चली जाएगी, आप जितना इसके अंदर मिलाते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर में तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन्हें फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरह दोबारा से पढ़ लीजिए।